Yes, the lesson fifth, the fundamental unit of our life. जो organisms होते हैं, living organisms, plant हो या animal, the fundamental unit of life is cell. It means all the plants and animals are made up of cell. Cell repeatedly combines with each other to form tissue. Tissue will form organ, and organ will form organ system, and organ system will give rise to your प्लांट और एनिमल हायर ऑर्गेनिजम्स, है ना. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, तो वो सिंगल सेल ही है, तो उनकी यूनिट ऑफ लाइफ सेल. सारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मीनिंग मीन्स क्या है. जितनी भी लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन सबकी फंडामेंटल यूनिट जो होगी वो सिंपलेस्ट यूनिट वो क्या कहलाएगी, सेल. Cell is the smallest fundamental unit of life. So what do you mean by the cell? आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए. सेल आखिर क्या होती है, सेल क्या होती है. द सेल को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. Functional unit of an organism. It's called cell. Means the cell is the smallest structural and functional unit of an organism, and that is called a cell. जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल का मतलब जो स्ट्रक्चर बनाती हो, और फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है जो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती हो, ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट को अपन सेल कहते हैं. इट मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल. इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. ये सेल की डेफिनेशन है. बट व्हाई वी कॉल द सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए सेल को आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते क्यों है ना. तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट. आप स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं इसको. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल ही कंबाइन होगी. सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा. इट मीन्स द फंडामेंटल यूनिट विच विल रिपीटेड कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज द सेल. वो सेल ही है ना. It is called structural unit. It's called structural unit because it repeatedly combines with each other to form whole structure of an organism. देन समझना है आपको सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा क्यों. इसलिए कहा क्योंकि ये एक छोटी सी यूनिट है जो रिपीटेडली कंबाइंड होती है. जैसे 1 की 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, 4 की 8 हो गई, 8 की 16 हो गई. तो रिपीटेडली कंबाइंड होती है अपने आप से और पूरे स्ट्रक्चर को बनाती है. जैसे अपन ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आपकी सेल है. अब सेल इज कंबाइन होकर आपको बनाती है. रिपीटेडली सेल्स कंबाइन होती है. इट मीन सेल जब कंबाइन होती है तो सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू अगर कंबाइन होते हैं तो वो आपके ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन अगर कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है ना. और अगर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. इट मीन्स इस सेल के बिना पूरे स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनिजम्स को बनाना पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि रिपीटेड कंबाइन कौन हो रही है, सेल। इसको जैसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे आपको मकान बनाना है, मकान के अंदर दीवार बनानी हो तो जो सबसे छोटी यूनिट लगेगी वो आपकी ईंट होगी। अब ईंट ही कंबाइन होती है एक दूसरे के साथ और पूरी दीवार या पूरा मकान बना देती है ना। तो सबसे छोटी यूनिट कौन है, ईंट। ईंट के बिना आप उस दीवार को नहीं बनाएंगे। दीवार अगर आपको ईंटों से बनानी है तो ईंटों को ही कंबाइन करना पड़ेगा, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट। तो वो जो ईंट है वो आपकी सेल है, और जो आपका पूरा मकान हो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से सेल ही कंबाइन होकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को बनाती है, और इसीलिए आप इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। व्हाई द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट, है ना। डेफिनेशन में आपने कहा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। द फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ऑल द लाइफ प्रोसेसेस which are occurring in an organism or which are performed in an organism are get completed in the cell। कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, ऐसी कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है जो कंप्लीट सेल के अंदर नहीं होती है। रेस्पायरेशन जो होता है, जैसे आप लाइफ प्रोसेस में बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती है आपके अंदर। जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन के अंदर ग्लूकोज बनेगा, पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल करेगी एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन के द्वारा आपके लंग्स ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, पर ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ब्लड के द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लूकोज डिवाइड होगा और आपको एनर्जी देगा, है ना। तो सारे फंक्शंस, वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 और O2 का एक्सचेंज है, वो सेल में होता है। सभी लाइफ प्रोसेसेस आर गेट कंप्लीटेड इन द सेल, सो इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ऑल द it is called the functional unit because all the life processes are get completed in the cell। सभी लाइफ प्रोसेस, ऐसा नहीं कोई भी एक लाइफ प्रोसेस, सभी की सभी लाइफ प्रोसेस आपकी सब कंप्लीट कहाँ होगी, सेल के अंदर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड है फंक्शनल यूनिट। जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया लेसन का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, क्या सेल है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड व्हाई द सेल इज आल्सो कॉल्ड है फंक्शनल यूनिट। तो सेल जो होती है वो दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। फिर अपन डिस्कवरी पे चले जाते हैं। डिस्कवरर कौन है इसका, देखो डिस्कवरर जो है वो दो प्रकार के। फर्स्ट सेल जो डिस्कवर्ड हुई थी वो कॉर्क में हुई थी। कॉर्क का मतलब होता है छाल, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की कॉर्क के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये चूंकि कॉर्क जो होता है बार्क डेड होती है, तो जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुई थी वो डेड थी, लिविंग नहीं थी। तो वो जो फर्स्ट, यहाँ आप वो मान सकते हैं फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, पर वो डेड सेल थी, रॉबर्ट हुक। अगर आपको ऐसा पूछा जाए सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने की, तो आपको रॉबर्ट हुक ही देना है ना। डेड सेल किसने डिस्कवर की, तब भी रॉबर्ट हुक ही देना है। पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि प्लांट्स की या एनिमल्स की फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने की, तो लिविंग सेल में आपको रॉबर्ट हुक नहीं लिखना पड़ेगा। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। जो डिस्कवरी की गई थी वो कौन सी थी, डेड सेल। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो है ल्यूवेनहुइक। लिविंग सेल जो है, फर्स्ट लिविंग सेल, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहुक। ये फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरर है ना। तो फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, पर वो डेड थी। डिस्कवर किसमें की गई थी, कॉर्क, जो प्लांट का आउटर छाल होती है उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स को डिस्कवर किया था इसने। और फर्स्ट लिविंग सेल जो होती है वो डिस्कवर की गई थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। जो आप सिंपल स्ट्रक्चर जानना चाहें वो भी आपको पता होना चाहिए। सेल का
नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होती है, नॉर्मल सेल बता रहे हैं अपन, प्लांट और एनिमल को कंपेयर नहीं कर रहे। नॉर्मल सेल्स में ये सारी चीजें होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की शेप साइज सब डिफरेंट होती है, उनमें बहुत सारे डिफरेंस भी है। अपन उनके अंदर डिफरेंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, प्लांट और एनिमल सेल को डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे हैं। अपन केवल एक सिंपल सेल पढ़ेंगे टाइपिकल, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। आपको केवल इसका स्ट्रक्चर बताने का केवल इतना सा कारण है कि आपको यह पता चल जाए कि कौन सा पार्ट सेल का कहाँ पाया जाता है या कौन सा ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, बस। उसके सिवाय उसका कोई नहीं। प्लांट और एनिमल सेल सारी डिफरेंट होती है, उनकी शेप साइज भी डिफरेंट होती है, तो अपन उससे नहीं लेंगे। जनरल जनरल जो सेल्स होती है उसको आप ले लेंगे। तो एक सेल को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। बीच में इसके ये आएगा न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है ना। इसको आप न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा। इस न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये आपका। और ये डबल लेयर में मान लो कि ये आपका एक और बाकी का जो है वो आपका यहाँ रोटेट ये भी है। इसके अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनली होते हैं, जैसे वैक्यूल्स मान सकते हो, छोटे छोटे, है ना। ये गोल्गी बॉडी है, ये ऐसा हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी बॉडी है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सिंपल सेल है जिसमें ये पार्ट्स हो सकते हैं। तो आपको जो जो प्लांट्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लिविंग होता है एनी प्लांट सेल होगा तो उसके ऊपर फर्स्ट सेल, फर्स्ट जो आउटरमोस्ट कवरिंग होगी वो किसकी होगी, सेल वॉल की होगी, सेलुलोज का बना होगा। पर अपन वो नहीं ले रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल। तो सिंपल जो फर्स्ट आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक ही बात है। आप इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बता सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बता सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है और सेल मेम्ब्रेन भी वही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फर्स्ट जो ये फर्स्ट लिविंग होती है। अगर आपको सेल वॉल में जाएंगे तो वो डेड आएगा, है ना, पर ये लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो ग्रेनुलर पार्ट होता है ये, इसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है ये, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका इनर पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपकी ये इनर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इनर पार्ट है इसको आप कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स हैं ये जो आपके लिखे हुए हैं, जैसे ये कहलाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप, है ना, ये है गोल्गी बॉडी, ये वैक्यूल्स है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। दैट आर आवर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। इनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, है ना। तो ये आपका ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर है जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद इनर साइड में एक सर्कुलर शेप होती है, जो छोटा पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ग्रेनुलर पार्ट होता है उसको साइटो
प्लाज्मा कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रेनुलर पार्ट है जहाँ पे आपके डीएनए पाए जाएंगे, राइबोस, ये क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, है ना, डीएनए। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए या क्रोमोसोम, जो भी जैसी टाइप की सेल है उसके अकॉर्डिंग, आरएनए है तो आरएनए, डीएनए है, मतलब हेरिडिटरी मटेरियल या क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। फिर इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलाकर आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स आपके पूरे कोर्स में है ना, इसके अंदर आपको हर एक सेल ऑर्गेनेल्स, तो आपको पढ़ना क्या है वो, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर, देखो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, है ना। तो अब आपको ये इंडिविजुअल सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है ना। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है ना। इनका फंक्शंस क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है ना। तो इन सारी सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार के बने हुए होते हैं, है ना, और क्या काम करते हैं, ये आपका पूरा लेसन है। और इस लेसन में आप यही चीज पढ़ेंगे। तो पहले आपको आउटर बता दिया कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और पूरा लेसन आपके इसके इर्द गिर्द ही रहेगा और यही आपको पढ़ना है। किस प्रकार का होगा, देखो प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी डिस्कवरी पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। आप सेल के आधार पर टाइप बता सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की कि वो कितने टाइप के होंगे, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ओनली सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल से बनते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो मोर देन टू सेल्स, जो दो या दो से अधिक सेल से बनते हैं उनको आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे या फिर आपको पता भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली ए सिंगल सेल दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड द एनिमल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल यूनिसेलुलर के अंदर एग्जांपल देना चाहे तो जैसे अमीबा है ना, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है ना। तो सारे सिंगल सेल वायरस है, बैक्टीरिया है, उनकी सारी टाइप्स प्रोटोजोआ में छोटे छोटे होते हैं, वो सारे यूनिसेलुलर के अंदर जाएंगे। और मल्टीसेलुलर के अंदर आप बाकी के सारे को एग्जांपल यहाँ मल्टीसेलुलर के अंदर दे सकते हैं जो यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 59 बुक का देखो, आपके इंटरनल क्वेश्चन आंसर देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, पेज नंबर 59 बुक का। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, हु डिस्कवर्ड सेल, द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना, व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द कॉर्क। यहाँ जो बार्क है उसके ऊपर वर्क करते समय उसको सेल की डिस्कवरी उसने की थी। तो उसकी जो किस प्रकार से उसने डिस्कवरी की थी वो आपको पेज नंबर 57 में मिलेगा, उसको पढ़ सकते हैं आप। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसको मैंने आपको बता दिया है। व्हाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ body, the cell is called structural unit of body because cell repeatedly combines with each other to form a whole structure of an organism, so it is called structural unit, and all the life processes of an organism are get completed in the cell, so the cell is also called a functional unit of our body. नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट आउटरमोस्ट कवरिंग है, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होगी? द आउटरमोस्ट कवरिंग, द आउटरमोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ, द आउटरमोस्ट लिविंग or flexible covering of an cell which protects gives a shape to a cell, that is called as plasma membrane or cell membrane. It means the outermost living or flexible covering जो होती है सेल की, जो उस सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बार और सुन लो, द आउटरमोस्ट flexible and living covering of an cell which gives a definite shape to a cell, that is called plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो उसको क्या करती है, जैसे ये सेल है तो अगर आप इस सेल की ये आउटरमोस्ट कवरिंग मानते हैं, इस आउटरमोस्ट कवरिंग के अंदर इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड किया। अगर ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार की होती स्क्वायर शेप की, तो आपकी सेल की शेप जो क्या हो जाती, स्क्वायर शेप की हो जाती है। तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है कि सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहेगा। तो जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ये लिविंग भी होती है और फ्लेक्सिबल होती है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब दोनों तरफ मूवमेंट, लचीलापन होता है, इसमें लिविंग होती है और एक सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो होती है जनरली लिपिड या प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये लिपिड से या प्रोटीन से बनी होती है। इसके हायर स्ट्रक्चर से जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा। अपने को केवल इतना सा पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिविंग है और किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर इसको अगर आप फंक्शंस पे आ जाते हैं तो ये तो आपको पता चल गया डेफिनेशन क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि डेफिनेशन क्या होती है? द आउटरमोस्ट लिविंग और फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ एन सेल विच प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर का मतलब ट्रिपल लेयर्ड होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। वो ज्यादा इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर 3 लेयर्ड है, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस आ जाते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस है, तो आपको फंक्शंस भी पता होना चाहिए ये क्या करती है। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इसका फर्स्ट, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये आपको पता होना चाहिए। सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं इसको सेलेक्टिवली परमेबल? यहाँ सेलेक्टिवली परमेबल किस प्रकार से? तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, इसको उसी प्रकार से इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के द्वारा कुछ सब्सटेंस अंदर भी आ सकते हैं और कुछ सब्सटेंस बाहर भी जा सकते हैं। पर ये क्या है, कौन कौन से सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं, इसका पूरा कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है और इसीलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब होता है जिसके अंदर जाया जा सके, जिसके अंदर अपन प्रवेश कर सके, वो परमेबल है। पर सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि परमेबल सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती, उसी तरह से कोई भी चीज सेल के बाहर नहीं जा सकती, हर एक चीज, है ना। जो चीज आ जा सकती है उसकी साइज इस पोर साइज से क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। इस पोर की साइज अगर ऐसी है तो इस पोर साइज से जो छोटा है वो अंदर भी आ सकता है और इस पोर साइज से छोटा है वो बाहर भी जा सकता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को सेलेक्टिव बना लेती है। सेलेक्टिव किसके आधार पे? पोर साइज के आधार पे, जो इसका पोर है उस साइज के आधार पे, है ना। इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके कमरे का गेट है तो गेट की चौड़ाई जितनी है या ऊंचाई जितनी है उसी के अकॉर्डिंग कोई चीज उसके अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। अगर गेट से बड़ी कोई चीज आप लाएंगे तो बिल्कुल वो कमरे के अंदर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि गेट का जो कमरे का गेट है वो छोटा है ना। उसी प्रकार से कमरे के अंदर पहले से कोई चीज है, जैसे पलंग है बहुत बड़ा है ना, आपका गेट बहुत छोटा है तो हो सकता है वो बाहर नहीं निकले फिर, है ना। तो दोनों चीजें हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट
decides which material will enter in the cell and move out from the cell by the pore size. इस pore size के द्वारा ये कंफर्म डिसाइड करती है कौन कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो सकता है और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जा सकता है। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को अपन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो ये सेलेक्टिवली का मतलब जानते हो, सेलेक्ट करना, है ना। किसको सेलेक्ट करना, कौन एंटर हो सकता है, कौन एग्जिट हो सकता है, और वो किसके आधार पे होगा, पोर साइज के आधार पे, पोर की साइज के आधार पे। तो पोर साइज से छोटा अंदर आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। पोर साइज से जो चीज बड़ी है वो बाहर भी नहीं आएगी तो अंदर भी नहीं आएगी। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी साइज पोर साइज से बड़ी है तो वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, सेल के अंदर ही रहेंगे। न्यूक्लियस है, सारों की साइज पोर साइज से बड़ी है तो वो बाहर बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं, बस इनर मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या करता है, ये सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप और साइज जो है वो प्रोवाइड करने का काम भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक डेफिनेट शेप और साइज प्रोवाइड करती है ना। फिर सेलेक्टिवली परमेबल है तो इन एंड आउट मूवमेंट भी करती है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस भी करती है। गैसेस का मतलब जैसे O2 और CO2, इनका एक्सचेंज भी बिल्कुल होता है। इनका एक्सचेंज कैसे होता है, जो अपन बाद में जो टर्म्स आएगी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन उसमें पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से जो होता है उसके द्वारा इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। और एक्सचेंज किसका करती है, एक्सचेंज दूसरे पदार्थों का भी करती है, जैसे ग्लूकोज है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वाटर है, इन सब का मूवमेंट भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के इन और आउट होता है। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। तो डेफिनेट शेप साइज प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है ना। सेल को डेफिनेट शेप साइज देगी। सेलेक्टिवली परमेबल है तो कौन कौन अंदर आ सकता है, कौन कौन बाहर जाएगा उसको डिसाइड करती है, ठीक है। सारी गैसेस का एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और CO2 और ऑक्सीजन जो गैस है वो भी, इसके अलावा ग्लूकोज, वेस्ट मटेरियल, वाटर और मिनरल्स और बाकी की सारी चीज़ों का जिनका भी सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट होता है वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ये इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये सारे फंक्शंस भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं कि ये मूवमेंट एक्सचेंज आखिर होता कैसे है। जैसे ऑक्सीजन अंदर कैसे आ रही है, बाहर कैसे जा रही है। पोर साइज तो ठीक है, पर उसका केवल पोर साइज के छोटे और बड़े होने से कोई भी चीज का मूवमेंट नहीं हो जाता, उसका मैकेनिज्म पूरा अलग है। जिसके लिए आपको, जैसे वाटर का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो वाटर का मूवमेंट का मैकेनिज्म किसके आधार पे है, ऑस्मोसिस के आधार पे है। और O2 और CO2 का जो मूवमेंट है वो आपका डिफ्यूजन के आधार पे है। तो बिल्कुल आपको इसके बाद ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ऑस्मोसिस एंड diffusion, the processes which are involved in the movement of exchange of gases and exchange of water through the cell and environment are osmosis and diffusion, ठीक है। हाँ, तुमको कुछ पूछना और पूछ सकते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रकार जो है सॉल्वेंट किस प्रकार से मूवमेंट करता है उसमें ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो परमेबल तो है, मतलब उसके आर पार निकल सकते हैं, जा सकते हैं, पर सारे नहीं, है ना। जैसे तुमको एग्जांपल दिया था मैंने अभी उसका गेट का, तो ये परमेबल तो है नहीं, कमरे का गेट परमेबल है। इसके अंदर का इस गेट के द्वारा कमरे के अंदर भी जा सकते हैं और कमरे के बाहर भी जा सकते हैं, पर जा कौन सकता है, जो कमरे की साइज से छोटा है। तो ये परमेबल, सेमी परमेबल हो गया, सबके लिए परमेबल नहीं। तुमसे कहे मैं इसको इसके अंदर ट्रक घुसा दूं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके, बाय।